मोहतरम नाजरीन, पीस ओवर की पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा मुल्क जिसे हम कतर के नाम से जानते हैं, चंद ही सालों में तरक्की पर गामजन होकर आज एक सहरा से अरब ममालिक में एक मुनफरद मकाम बना चुका है। और जहां इस सारी तरक्की का सबक कुदरती वसाइल बने, वहां इसके हुक्मरानों की अपने मुल्क से बेलौस मोहब्बत भी शामिल है। नाजरीन, आज हम जिस मुल्क के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो भी अरब ममालिक में से ही एक मुल्क है, मगर हम आज आपको इसके अरूज की नहीं बल्कि अरूज से जवाल तक की सच्चाई बताएंगे। और ये कहानी हमारे अपने प्यारे मुल्क से बहुत रिलेट करती है। मोहतरम नाजरीन, सीरिया के साथ मौजूद इस छोटे से मुल्क में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। अस्सलामुअलैकुम, पीस ओवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। लबनान, जिसे मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था, आज मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। आज लबनान की 80% आबादी गुर्बत की इंतहाई सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है। हर 10 में से 8 लबनानी बेरोजगार हैं। इन्फ्लेशन रेट 171% तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक साल पहले तक जहां $1 के 1500 लबनानी पाउंड मिलते थे, आज $1 के बदले 15,000 लबनानी पाउंड मिल रहे हैं। पिछले 150 सालों में किसी मुल्क में ऐसा क्राइसिस नहीं आया जैसे लबनान में आया है। लोगों के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हजारों लोग सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, बैंक, हर इदारा तबाह हो चुका है। गवर्नमेंट के पास सरकारी टीचर्स और डॉक्टर्स को देने के लिए तनख्वाह तक मौजूद नहीं। सबसे चौंका देने वाली चीज ये है कि सिर्फ कुछ साल पहले तक लबनान मिडल ईस्ट का एक हॉट फेवरेट मुल्क था। लबनान का जीडीपी पूरे मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा था। लबनान अपने टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि चंद महीनों में सब कुछ बर्बाद हो गया। और सबसे दुख की बात यह है कि लबनान को इस हाल में पहुंचाने वाले आज भी फुल प्रोटेक्शन में एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लबनान की कहानी धोखे की, करप्शन की और अपने वतन से गद्दारी की कहानी है। और इस कहानी में हम सब के लिए बहुत से सबक पोशीदा हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लबनान को सोचे समझे मंसूबे के तहत बर्बाद किया गया। ये कहानी शुरू हुई 1975 में, जब लबनान में एक बहुत जबरदस्त सिविल वार शुरू हो गई। और ये सिविल वार मुख्तलिफ मज़ाहिब और सियासी जमातों के दरमियान थी और हर ग्रुप की मुख्तलिफ ममालिक मदद कर रहे थे। किसी ग्रुप को ईरान की मदद हासिल थी, किसी ग्रुप को सीरिया मदद दे रहा था और किसी को इसराइल सपोर्ट कर रहा था। 15 साल जारी रहने वाली इस जंग में 1.5 लाख अफराद मारे गए और 10 लाख से ज्यादा अफराद को लबनान छोड़कर जाना पड़ा। आखिरकार 1999 में सब ग्रुप मिल बैठे और एक मुआहदा किया जिसका नाम था ताइफ एग्रीमेंट। इस मुआहदे के मुताबिक लबनान में अमन लाने के लिए हर ग्रुप को लबनानी हुकूमत में हिस्सा दिया गया। किसी को सेहत की वजारत दी गई तो किसी को तवानाई का शोबा दिया गया। कोई मुआशी वजीर बना और किसी को अमनो अमान की वजारत से नवाजा गया। तो असल में वही लोग जो पिछले 15 साल से लबनान में खून बहा रहे थे, इन्हीं के हाथ में तमाम तर ताकत और कंट्रोल दे दिया गया। क्योंकि एक लंबी सिविल वार के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत बनी थी तो सबको इस हुकूमत से बहुत उम्मीदें थीं। इतनी लंबी लड़ाई के बाद लबनान मुआशी और तामीराती तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुका था और उसे दोबारा बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा दरकार था। इस मसले का हल निकालने के लिए ये सारे लोग एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए और उन्होंने एक मंसूबा बनाया। इस मंसूबे का मास्टर माइंड था रियाद सलामी। इस कहानी का असल किरदार ये वो आदमी है जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मुआशी फ्रॉड करने वाला था। रियाद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म मैरियल लंच में नाइब सदर के ओहदे पर काम कर रहा था। 1993 में लबनान के वजीर आजम ने रियाद को लबनान के मरकजी बैंक का गवर्नर लगा दिया और यहीं से शुरू हुई लबनान की खुशहाली
और फिर बर्बादी की असल कहानी। रियाद को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो लबनानी गवर्नमेंट के लिए ढेर सारा पैसा मुल्क में लाए, और इसका एक ही तरीका था, और वो था बैरूनी कर्जा। अब रियाद चूंकि बैंकर था तो इसे IMF, वर्ल्ड बैंक और इस जैसे दूसरे माशी इदारों से कर्ज लेने का बहुत ज्यादा तजर्बा था। वो जानता था कि इन जैसे इदारों से कर्ज हासिल करने के लिए अपने मुल्क के माशी मामलात को बहुत मुस्तहकम दिखाना होता है, और ये दिखाने के दो बहुत बेहतरीन तरीके थे। एक आर्टिफिशियल करेंसी वैल्यूएशन और दूसरा हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रियाद ने सबसे पहले $1 के बदले 1500 लबनानी पाउंड फिक्स कर दिए। मतलब जो मर्जी हो जाए, लबनानी गवर्नमेंट आपको $1 के बदले 1500 लबनानी पाउंड ही देगी। एक मुस्तहकम करेंसी बड़ी पुरकशिश चीज होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये मुल्क बहुत मुस्तहकम है, कुछ भी हो जाए यहाँ पर पड़े पैसे की कदर कम नहीं होगी। इसी चीज ने IMF और दूसरे इदारों को मुतवज्जा किया, और उन्होंने $मिलियन के कर्जे और अमदाद लबनान को देना शुरू कर दी। यहीं पर रियाद ने एक और अहम काम ये किया कि बैंक में पैसे रखवाने वालों को 8% तक मुनाफा देना शुरू कर दिया। मतलब आप लबनान के किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं और वहां पैसा रखें तो आपको इस पर यकीनी 8% मुनाफा मिलेगा। मुस्तहकम करेंसी और 8% यकीनी मुनाफा। अब पूरी दुनिया से लबनान में पैसा आने लगा था। सब लोगों ने अपने पैसे लबनानी बैंक में रखवाने शुरू कर दिए। दूसरे मुल्कों में बैठे हुए लबनानियों ने भी अपने मुल्क में अकाउंट खुलवाकर डॉलर्स और यूरो लबनान भेजना शुरू कर दिए। लबनान में पैसा पानी की तरह आ रहा था। सैर सियाहत की इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए लबनानी हुकूमत ने पैसा तामीराती कामों पर लगाना शुरू कर दिया। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरे मिडल ईस्ट में मशहूर हो गया। पूरी दुनिया से हर साल लाखों सियाह लबनान आने लगे। चंद हजार कमाने वाले बैंकर्स अब करोड़ों में खेल रहे थे। लबनान के लिए सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हो गई, जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया। अब लबनान को मिलने वाली इमदाद और कर्जे मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक को जाने लगे। लबनान को मिलने वाली इमदाद का हिस्सा अब सीरिया, अल्जीरिया, यमन और लीबिया को जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस अरब स्प्रिंग के साथ ही सीरिया में एक जबरदस्त सिविल वार भी शुरू हो गई और 15 लाख सीरियन मुहाजिर बनकर लबनान आ गए। लबनान की मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ आन पड़ा। रियाद सलामे की बनाई हुई माशी पॉलिसी अब डगमगा रही थी, क्योंकि बैरूनी सरमायाकार अब लबनान में पैसा भेजने से डर रहे थे, और इसका तोड़ करने के लिए रियाद ने जो किया वो बैंकिंग की तारीख में कभी नहीं हुआ था। रियाद ने एक पॉलिसी का ऐलान किया कि गवर्नमेंट ट्रेजरीज खरीदने वाले लोकल बैंक को 40% और इन बैंक में पैसा रखने वाले लोगों को 15% तक मुनाफा मिलेगा। गवर्नमेंट ट्रेजरीज को आप ऐसे ही समझें कि जैसे आप हुकूमत को कर्ज दे रहे हैं, और इस कर्ज के बदले हुकूमत आपको साल का 15% मुनाफा देगी। इतना ज्यादा गैर यकीनी मुनाफा पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिया जाता। दुनिया की नंबर 1 मईशत अमेरिका भी गवर्नमेंट ट्रेजरीज खरीदने पर मरकजी बैंक आपको सिर्फ 5% मुनाफा देता है। इतना मुनाफा दुनिया के किसी कारोबार में नहीं होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि लबनान में लोगों ने अपने घर तक बेचकर पैसे बैंक्स में रखवाना शुरू कर दिए। लोग अपने पैसे लोकल बैंक्स में रखवा रहे थे, और वो लोकल बैंक्स इन्हीं पैसों से मरकजी बैंक से ट्रेजरीज खरीद रहे थे, और बदले में इन्हें 40% मुनाफा मिल रहा था, जिसमें से 15% वो अकाउंट होल्डर को दे रहे थे। एक बार फिर पूरी दुनिया से, खास तौर पर गल्फ ममालिक से पैसा लबनान आने लगा। सबको ऐसा लग रहा था कि लबनान ने पैसा बनाने का कोई फार्मूला बना लिया है। अकाउंट होल्डर्स को लग रहा था कि बैंक में पड़ी इनकी रकम दुगनी हो रही है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही थी। सबको ये तो पता था कि रकम अकाउंट होल्डर से लोकल बैंक और लोकल बैंक से मरकजी बैंक जा रही है, मगर किसी के इल्म में ये नहीं था कि मरकजी बैंक से आगे ये रकम सिर्फ चंद लोगों के पास जा रही है।
یہ وہی چند لوگ تھے جو لبنانی حکومت کا حصہ تھے۔ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ رقم مرکزی بینک کے صدر ریاض سلامے کے پاس جا رہی تھی۔ یہ اسکیم چند سال تو بہت اچھی چلتی رہی، مگر ہر فراڈ کی طرح اس فراڈ کو بھی ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے تو آنا تھا، اور آخرکار 2019 میں یہ فراڈ بھی دنیا کے سامنے آ گیا، جب پہلی بار لوگوں کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ ابھی تک تو زیادہ تر لوگ اپنے اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکلوا رہے تھے، کیونکہ ہر کسی کو 15% منافع کا لالچ تھا۔ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں تو بڑے بڑے بیلنس آ رہے تھے، مگر جب بھی کوئی اپنے بینک میں سے پیسے نکلوانے جاتا تو بینک والے اسے ادھر ادھر گھما دیتے۔ کبھی ان کو لالچ دیا جاتا کہ ابھی پیسے نہ نکلوائیں، منافع کی شرح بڑھنے والی ہے۔ کبھی ان سے بہت زیادہ سوالات کیے جاتے اور پھر اگلے ہفتے پیسے نکلوانے کا کہا جاتا۔ آہستہ آہستہ لوگ شک میں آنے لگے۔ لوگوں نے اپنے ان تجربات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دیا اور ملک میں ایک دم غیر یقینی صورتحال بن گئی۔ لوگ اپنی رقم نکلوانے کے لیے بینکس کی طرف دوڑ پڑے۔ بینکس کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں، مگر کوئی بھی اپنے ہی بینک اکاؤنٹ سے اپنی رقم نہیں نکلوا پا رہا تھا۔ بینکس کسی کو بھی اس کے بینک بیلنس کا 30% سے زیادہ نہیں نکلوانے دے رہے تھے۔ لوگوں کا غصہ بڑھنے لگا۔ لوگوں کو اندازہ ہونے لگا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو چکا ہے۔ حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اسی پریشانی میں حکومت نے 2019 میں لبنان میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی سوشل میڈیا ایپلیکیشن واٹس ایپ پر ٹیکس لگا دیا، اور اس کے بعد تو جیسے لوگوں کی برداشت کرنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ ہر طرف مظاہرے شروع ہو گئے۔ لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں پڑے تھے، مگر ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ لوگ بینکوں کے دروازے توڑ کر اندر گھس گئے، مگر وہاں تو پیسہ تھا ہی نہیں۔ وہ تو بہت پہلے یہ سارا فراڈ کرنے والے لبنان سے باہر لے جا چکے تھے۔ صرف ایک مہینے میں لبنان کی معیشت برباد ہو گئی۔ لبنانی پاؤنڈ کی قدر 6000% تک گر گئی۔ جہاں $1 کے 1500 لبنانی پاؤنڈ ملتے تھے، اب وہاں $1 کے 1 لاکھ لبنانی پاؤنڈ مل رہے ہیں۔ تمام بیرونی سرمایہ کار چند ہفتوں میں لبنان سے نکل گئے، اور حال یہ ہو گیا کہ لبنان کی حکومت کے پاس کسی بھی سرکاری ملازم کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ کرنسی کی قدر گرنے کی وجہ سے تمام اشیاء کی قیمتیں 1000% تک بڑھ گئیں۔ لوگ اپنی ذاتی اشیاء لے کر سڑکوں پر پھرنے لگے کہ کوئی انہیں خریدے تو وہ ان پیسوں سے کھانے کا بندوبست کریں، اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھریں یا بجلی کے بل ادا کریں، مگر کسی کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ساری صورتحال سے پہلے جو بندہ 900 پاؤنڈ کما رہا تھا، اب اسی 900 پاؤنڈ کی قدر صرف 50 لبنانی پاؤنڈ کے برابر آ چکی تھی۔ وہی لبنان جو مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا تھا، آج مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ بن چکا تھا۔ آج حالات یہ ہیں کہ لبنان میں 30% لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں لے سکتے۔ ہر سرکاری ادارے کے لوگ احتجاج پر ہیں، اور اس بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کی شرح دگنی ہو گئی ہے۔ اس معاشی صورتحال کی وجہ سے لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر غیر قانونی طریقے سے ترکی اور سائپرس کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے ذمہ دار کہاں ہیں؟ وہ ملین آف ڈالرز کے ساتھ آج بھی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سارا فراڈ کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی آج تک نہیں پکڑا جا سکا۔ اس ساری اسکیم کا ماسٹر مائنڈ ریاض سلامے آج بھی پورے پروٹوکول اور گارڈز کے ساتھ لبنان میں ہی رہ رہا ہے۔ 2021 میں لیک ہونے والے ڈاکومنٹس کے مطابق ریاض نے اس سارے فراڈ سے $300 ملین کمائے، جن میں سے زیادہ تر رقم آف شور بینکس اکاؤنٹس میں رکھی گئی ہے۔ امیر کبھی نہیں پکڑا جاتا۔ قانون کی اس چکی میں غریب اور کمزور کو ہی پسنا پڑتا ہے۔ لبنان کے ساتھ اس کے اپنوں نے، اس کے سیاستدانوں نے، اس کے مذہبی رہنماؤں نے جو کچھ کیا، اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسی ہی کوئی کہانی نہ دہرائی جا رہی ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔